गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अगेन स्वागत है आपका एडुटेक चैनल। और ये आपकी जो है पॉलिटी का पहला लेक्चर है। ओके, जिसमें हम पॉलिटी का स्टार्टिंग कवर करेंगे। जो जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उन सब एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, इसको बड़ी डिटेल में हमने बनाया है और आपको नोट्स बनाने हैं हमारे साथ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। ओके, इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें जो राज है जिसे स्टेट कहते हैं। ठीक है, स्टेट की जो परिभाषा है वो बताई गई है हमारे इसमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में। तो स्टेट क्या होता है? ठीक है, स्टेट मतलब जिसकी अपनी भूमि हो। ठीक है, उस भूमि पर लोग निवास कर रहे हो, मतलब उस भूमि पर लोगों का निवास हो और वो भूमि संप्रभु हो। संप्रभु मतलब वो किसी के अधीन ना हो, वहां पर खुद की व्यवस्था हो। ठीक है, तो इसे हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, और इधर स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट से। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब कहाँ की गवर्नमेंट? भारतीय इंडियन गवर्नमेंट। ओके, व्यवस्था मतलब कानून। ओके, तो भारतीय राज व्यवस्था। और जो भारतीय राज व्यवस्था का सर्वोपरि ग्रंथ है, या हम जिसे कहें कि जो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। ठीक है, जो हमारे देश में सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ है, वो क्या है? भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान में टोटल जो है वो कितने भाग है? जैसे हर किताब में लेसन होते हैं, वैसे ये एक किताब है और इसके अंदर कितने भाग? इसके अंदर है 22 भाग। ठीक है, और इन 22 भागों के अंदर अलग अलग अनुच्छेद है और टोटल जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 395। इसके अंदर अनुच्छेद है जिसके अंदर समय समय पर संशोधन हुए हैं। ऐसे करके इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन जो मुख्यतः अनुच्छेद है वो है 395। बाकी जो संशोधन होते हैं वो इनके अंदर ही A B C करके संशोधन होते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे 395 अनुच्छेद है। 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके मुख्यतः 3 अंग है। ठीक है, एक है कार्यपालिका। ठीक है, जो कानून को लागू कराती है। ठीक है, कानून लागू कराना जिनका काम है। ठीक है, एक होती है विधायिका। ठीक है, तो विधायिका का जो काम होता है वो क्या है? कानून बनाने का। ठीक है, कानून कौन बनाता है? विधायिका, कानून बनाना। ठीक है, और एक होता है कानून का पालन करवाना या फिर न्याय कराना, जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, इसका मुख्य काम होता है न्याय करना। ओके, ये जो 3 अंग होते हैं और ये तीनों किसके अंडर रहकर काम करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहकर काम करते हैं। ओके, कार्यपालिका को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करना, कानून को एग्जीक्यूट करना। विधायिका को हम क्या कहते हैं? ठीक है, लेजिस। ठीक है, लेजिस्लेटिव, कानून बनाना। ठीक है, और न्यायपालिका को हम क्या बोलते हैं? जुडिशरी। ओके, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ जाता है? जैसे हमारी नगर पालिकाएं हो गई। ठीक है, ये जो है कानून लागू करवाती है। ठीक है, और ये जो न्यायपालिका मतलब कानून बनाने का काम है वो विधायिका करती है, जैसे लोकसभा, संसद। ठीक है, और न्यायपालिका है, जो कोर्ट्स होते हैं वो न्याय करने का काम करता है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो वो जाता है न्यायपालिका के अंदर और वहां पर भारतीय संविधान के अनुरूप, ठीक है, न्याय होता है या फिर उनको न्याय दिया जाता है। ठीक है, न्याय करने का काम जो है न्यायपालिका करती है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर तीनों काम करते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी कानून का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उस पर जो सैंक्शन लगते हैं उसको कहते हैं आईपीसी के सैंक्शन, आईपीसी की धारा। ये एक पूरा अलग से इसकी एक पूरी अलग बुक है
जिसके अंदर अलग अलग धाराएं हैं, किस धारा का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, वो जो धाराएं लगती है वो आईपीसी के तहत लगती है। उसके बाद जो उनको उस धारा को तोड़ने को या उस धारा का उल्लंघन करने पर जो सजा होती है वो होती है क्रिमिनल एक्ट से, सीआरपीसी, ठीक है, ये भी एक अलग बुक होती है। तो सीआरपीसी की धारा, इसके अनुरूप उनको सजा मिलती है, ठीक है। तो ये जो था हमने ऊपर ऊपर थोड़ा सा पढ़ा। जैसे क्या पढ़ा कि भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें राज का अर्थ होता है स्टेट, स्टेट का सीधा संबंध है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में बताया गया है कि राज क्या होता है, स्टेट क्या होता है। स्टेट जिसकी खुद की भूमि हो, वहाँ पे लोग निवास करते हो, वो संप्रभु हो, सोवेरेनिटी हो, उसके ऊपर वो किसी के अधीन ना हो, किसी का गुलाम ना हो, ठीक है। टोटल हमारे संविधान में कितने 22 भाग हैं और कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा भाग एक, ठीक है, हमारा भाग एक, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, संघ और उसका कार्य क्षेत्र, ठीक है। तो भारत जो है, ठीक है, भारत जो है, ये हमारा जो देश है वो क्या है, एक राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। संघ मतलब यूनियन है, ठीक है। अब संघ भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है परिसंघ, ठीक है, एक होता है परिसंघ, एक होता है संघ और दूसरा भी होता है संघ। इसे आप जो है इंग्लिश में समझेंगे, ठीक है। परिसंघ जो होता है उसे हम कहते हैं कन्फेडरेशन, ठीक है, इसको कहते हैं कन्फेडरेशन। संघ, संघ को एक, इस संघ को बोलते हैं फेडरेशन, ठीक है, और इसे बोलते हैं यूनियन। तो हम जो है वो कौन है, यूनियन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि परिसंघ में जो राज्य हैं वो सब राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। संघ में, संघ में क्या होता है कि कुछ राज्य मिलकर अपनी कुछ शक्तियां जो होती है वो किसे देश को देते हैं, मतलब देश के राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, और बाकी शक्तियां अपने पास रखते हैं। तो यूनियन में क्या होता है, परिसंघ में जो है वो राज्य अलग हो सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, राज्य अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले था एक सोवियत संघ, यूएस, यूएसएसआर, ठीक है, क्या था ये, सोवियत संघ, ठीक है। इस संघ से अलग होकर, इस संघ से अलग होकर टोटल 15 देश बने, ठीक है, जिसमें एक रूस है, यूक्रेन है, अर्मेनिया, अजरबैजान, ऐसे करके टोटल 15 देश बने। तो इसमें क्या होता है कि देश, जो राज्य है वो अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं, ठीक है। फेडरेशन, फेडरेशन में जो राज्य होते हैं वो अपनी कुछ शक्तियां जो देश के राष्ट्रपति के हाथ में देते हैं और अपना खुद का भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, उनका खुद का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे यूएसए हो गया, यूएसए इज अ फेडरेशन, ठीक है। और ये होता है यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि जो राज्य है वो राज्य अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकते। अगर कल कोई उठकर बोल देता है, मान लीजिए कि उड़ीसा बोल देता है कि नहीं हमको अलग होकर अपना देश बनाना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसमें राज्य बोल सके कि हम अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। क्योंकि सर्वोपरि जो है, जो सुप्रीम है वो है लॉ, ठीक है, वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं है, वो हमारी व्यवस्था है, हम सब उसके अनुरूप चलते हैं, ओके। तो ये हमारा आर्टिकल 1 हुआ, जिसमें क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और संघ में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछे तो यूनियन पे आप टिक करिएगा, ठीक है। संघ में एक फेडरेशन भी होता है, फेडरेशन नहीं है, ठीक है, क्या है, यूनियन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 1 हुआ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ये हमारा आर्टिकल 1 है। तो हाल फिलहाल में अभी हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, जल्दी बताइए। हाल फिलहाल में हमारे यहाँ 28 राज्य हैं। और कितने यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ओके, ये ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। ठीक है, तो जो आर्टिकल 2 है, यानी कि आर्टिकल 2 है, उसमें ये गाया गया है, आर्टिकल 2 मतलब अनुच्छेद 2, उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि जो संसद होती है, हमारी जो संसद है, ठीक है, वो किसी भी विदेशी संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है, भारत में मिला सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही, मतलब अगर संसद ये तय करती है कि कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है, तो वो राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर ही मिला सकती है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के पास अगर ये बिल जाता है, ठीक है, तो बिल कब जाएगा? जब उसको 50% बहुमत हो, संसद में 50% बहुमत के साथ इसको पास किया हो। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ेगी, वो बाधित है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाधित है कि उनको अनुमति देनी पड़ेगी। ठीक है, तो संसद आर्टिकल 2 में बताया गया है कि जो संसद है वो बिना बिना अनुमति के, या इसको बोल सकते हैं बिना पूर्व सूचना के, ठीक है, अनुमति नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं बिना राष्ट्रपति की पूर्व सूचना दिए। ठीक है, पूर्व सूचना दिए किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम। ठीक है, जी हाँ, सिक्किम। सिक्किम जो था पहले एक अलग देश था। ठीक है, सिक्किम जो था वो एक अलग देश था। ठीक है, जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया, ठीक है, ये देख के सिक्किम ने कहा कि यार जो चाइना है वो विस्तारवादी नीति अपना रहा है, मतलब देशों को दूसरे देशों के ऊपर हमला करके उन्हें अपनी देश में मिला रहा है। तो सिक्किम क्या आया, सिक्किम ने भारत को प्रस्ताव रखा। ठीक है, सिक्किम ने भारत को प्रस्ताव रखा कि आप हमें अपने में मिला लीजिए। तो भारत ने क्या करा कि अपने संविधान के अनुरूप अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया। ठीक है, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके सिक्किम को भारत के अंदर मिला लिया। ठीक है, अब ये हमारा एक प्रदेश है। ठीक है, ये हमारा एक प्रदेश है, ये हमारा एक अभिन्न अंग है। ठीक है, 16 मई 1975 को, डेट याद रखिएगा, 16 मई 1975 को सिक्किम जो है वो भारत में विलय हुआ। ठीक है, सिक्किम विलय हुआ भारत में 16 मई 1975 को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 35वें संशोधन से ये 35वें संशोधन से हमारा अस्थायी राज्य बना था और 36वें संशोधन से हमारा जो है स्थायी राज्य बना था। ठीक है, 35वें और 36वें संशोधन से, ये ध्यान रखिएगा। 35वें संशोधन से सह राज्य बना था, जिसमें भारत ने कहा था कि आप हमारे साथ रह के देखिए, और जब ये पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे तो ये पूर्ण रूप से राज्य बन गया था। और अब ये हमारा इंटरनल पार्ट है, अगर अब ये चाहता भी है तो हम इसको अलग नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही अनुच्छेद 1 में पढ़ा कि भारत जो है एक यूनियन है और राज्य जो है वो अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की, अनुच्छेद 3। ठीक है, तो भारत जो है, ठीक है, आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में जो संसद है, ठीक है, संसद राज्यों की अनुमति के बिना, ठीक है, राज्यों की अनुमति के बिना, राज्यों की अनुमति के बिना उनका नाम, क्षेत्रफल, ठीक है, नाम, क्षेत्रफल कुछ भी बदल सकती है बिना उनकी अनुमति के। जैसे ये देखिए, अगर हम बात करें 1947 की, तो उस समय केवल हमारे यहाँ 9 प्रदेश थे। ठीक है, 9 प्रदेश, और आज देखिए कितने प्रदेश हैं, 28 प्रदेश और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि 28 प्रदेश और
8 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दिए या फिर राज्यों को बिना बताए हुए हम जो है वो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रफल बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके लिए मुख्यमंत्री की कोई अनुमति नहीं लेना पड़ी थी। एक कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये जो एमपी है, ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ ये 2001 में अलग हुए। ठीक है, फिर 9 नवंबर को उसी साल 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक है, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। इधर देखिए, ठीक है, यूपी से उत्तराखंड 2000। ठीक है, ये भी 2000 को अलग हुए थे। ठीक है, 2000 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक है, बिहार से झारखंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुए। ठीक है, ये अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके, जिसमें संसद जो होती है वह राज्यों की अनुमति के बिना उसका नाम भी बदल सकती है, उसका क्षेत्रफल भी बदल सकती है। क्षेत्रफल कैसे बदला? पहले ये पूरा एमपी था। ठीक है, अब ये 2 टुकड़ों में बट के एक मध्य प्रदेश हो गया और एक छत्तीसगढ़ हो गया। ये पूरा उत्तर भारत था, जो उत्तर प्रदेश था वो हट के उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। बिहार था, बिहार अलग और झारखंड हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 3 में संसद राज्यों की अनुमति के बिना उसका नाम, क्षेत्रफल कुछ भी बदल सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। तो आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर संसद भवन अगर काम कर रही है, ठीक है, ये जो हमारी संसद भवन है ये अगर काम कर रही है, तो उसमें राष्ट्रपति जो है, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति जो है वह बाधा नहीं डाल सकते। ठीक है, बाधा नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर अनुच्छेद 2 और 3 में जब संशोधन का काम चल रहा है तो उस समय राष्ट्रपति जो है सॉरी, राष्ट्रपति जो है वह बाधा नहीं डाल सकते। उनकी उनके पास कोई शक्ति नहीं होती कि वो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर जब संसद काम कर रही है तो उसको रोके। ठीक है, अनुच्छेद 4 ये कह सकता है। अनुच्छेद 2 यानी कि कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिल रहा हो, और अनुच्छेद 3 यानी कि कोई भी प्रदेश जब हम अलग कर रहे हो या फिर किसी भी प्रदेश का नाम बदल रहे हो, उसमें राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ नहीं कर सकता इन द सेंस हमारे पास 50% बहुमत संसद में होना चाहिए। सरकार कब बनती है? ठीक है, मोदी जी ने सरकार कब बनाई? जब उनके पास 50% से ज्यादा अनुच्छेद था। तो जब 50% से ज्यादा लोगों ने बोल दिया कि ये राज्य मिलना चाहिए, तो राष्ट्रपति बाध्य थे वो बात मानने के लिए। ठीक है, जब 50% से ज्यादा बहुमत मिल गया कि यार इस प्रदेश का नाम हमको उत्तर प्रदेश का नाम हटा के योगी प्रदेश कर देना चाहिए, और अगर 50% लोग तैयार हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति को वो बात माननी पड़ेगी। ठीक है, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो ये था हमारा अनुच्छेद 4, और यहाँ आपका खत्म हो गया भाग 1। ठीक है सॉरी, यहाँ आपका खत्म हो गया भाग 1। क्या था भाग 1 में? क्या देखा हमने? सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या था कि भारत एक यूनियन है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या था? आर्टिकल 2 क्या था कि कोई भी विदेशी राज्य हम भारत में मिला सकते हैं, है ना। आर्टिकल 3 क्या था? हम जो भी प्रदेश हैं उनके नाम, क्षेत्रफल कुछ भी उसमें हम चेंज कर सकते हैं बिना राष्ट्रपति की पूर्व सूचना के। ठीक है, और 4 क्या है आर्टिकल? कि जब आर्टिकल 2 और 3 पे संसद भवन काम कर रही है, ठीक है, तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आर्टिकल 4। ये हमारा भाग 1 पूरा हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार जो हमारा देश था, ठीक है, जो अखंड भारत था अंग्रेजों के पहले, ये कैसे कैसे अलग हुआ। ठीक है, हम कैसे कैसे अलग हुए
और आज ये जो हमारा देश है 2023 में, ये कैसे बना? तो जो अफगानिस्तान था, इंडिया से जो अफगानिस्तान था, वो कब हुआ अलग? ठीक है, इंडिया से अफगानिस्तान 1893 में हुआ। ठीक है, डूरन लाइन से हम अलग हुए। ठीक है, 1935 में जब अंग्रेज आ गए थे, ठीक है, 1935 में हमसे कौन अलग हुआ? बर्मा। उस समय का बर्मा आज क्या है? म्यांमार। ठीक है, उस समय का बर्मा आज क्या है? म्यांमार। ठीक है, 1947 में आप सब जानते हैं कौन अलग हुआ? हमारा बच्चा पाकिस्तान। ठीक है, कुछ लोग इसे पाकिस्तान बोलते हैं, वैसे तो ये भिकारिस्तान है, तो कुछ लोग इसे पाकिस्तान भी बोलते हैं। तो ये कब हुआ? 1947 में अलग। जब पाकिस्तान अलग हुआ था, तो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक थे, लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, बस तो बांग्लादेश हजम नहीं हुआ और हमने अलग करके एक अलग देश बना दिया, बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा अखंड भारत था, ये समय समय पर ये बहुत कई सौ सालों में ये धीरे धीरे अलग हुआ। 1914 के आसपास नेपाल अलग हुआ था। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे हुए। ठीक है, जब अंग्रेज लोग भारत आए, गोरे लोग भारत आए, तब जो भूटान हुआ, ठीक है, भूटान और नेपाल थे, वो एज ए प्रोटेक्टर थे। ठीक है, एज ए प्रोटेक्टर थे अंग्रेजों के। फिर अंग्रेजों ने पूरी तरह से पूर्ण रूप से इन्हें स्वतंत्र कर दिया, इन्हें अलग कर दिया, और जो इंडिया था, इंडिया पे राज करा। और जब ये लोग गए, यहाँ से गए, तब इन्होंने क्या करा है कि भारत को दो टुकड़ों में तोड़ दिया था, पाकिस्तान और भारत में। ठीक है, तो आप जो देखेंगे हमारा जो पुराना भारत था और जो आज का भारत है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पर समय के साथ हो सकता है कि हम वापस से अखंड भारत बने। ठीक है, तो आपसे बात करते हैं कि जब हम अंग्रेज हमें अकेले छोड़ के गए थे, ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि जब 1947 में हमें आजादी मिली, ठीक है, जब जो पाकिस्तान था, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर टोटल 13 रियासत थी। ठीक है, 13 रियासत थी जो पाकिस्तान जाना चाहती थी। तो 13 रियासतों ने मिलकर एक पाकिस्तान बनाया। और अंग्रेजों ने भारत पे क्या करा कि भारत 552 जो और रियासतें थी, 552 जो और रियासतें थी, उनको अंग्रेजों ने कहा कि आप अपनी मर्जी से अगर भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिल जाए, और एक अलग रहना चाहते हैं तो अलग रहे। ठीक है, उन्होंने कैसी चाल चली कि अगर इन्हें अलग अलग रहना है तो खंड खंड भी भारत बन सकता है। ठीक है, इसके लिए ये जो हमारे आयरन मैन है, ठीक है, वीपी मेनन साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन, इन तीनों की एक समिति बनाई गई। इनके ऊपर क्या जिम्मा दिया गया? राज्यों के एकीकरण का, कि राज्यों को एक कैसे करना है। ठीक है, तो इन्होंने समझा बुझाकर, डरा धमकाकर, किसी भी तरह 549 जो रियासतें थी, 549 रियासतों को भारत में विलय करवा दिया। तो हमारा आज जो आपको भारत दिख रहा है, ठीक है, वो भारत जो है 549 रियासतों को, छोटी बड़ी रियासतों को मिलकर बना है। ठीक है, बिना हथियार के 549 रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया था, वो काम किया था हमारे देश के महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अगर ये उस समय नहीं होते तो आज हमारे भारत की जो तस्वीर है आपके सामने है, वैसी नहीं होती। ठीक है, हमें बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार होना चाहिए था कि इनकी वजह से आज जो हमें हमारा भारत है पूरा एक सूत्र रूप में बना हुआ दिखा। ये और हमारे वीपी मेनन साहब, इन्होंने बहुत मेहनत करी एक राज्य को एक सूत्र में पिरोने के लिए। लेकिन 552 रियासतों में 549 रियासत तो मिल गई, लेकिन सिर्फ जो 3 रियासत थी वो बहुत नाटक कर रही थी। कौन कौन सी रियासत? एक तो था हैदराबाद, ठीक है, एक था जम्मू कश्मीर, और एक था जूनागढ़ की रियासत। ठीक है, हैदराबाद का कहना था कि भाई साहब हम तो रहेंगे अलग, ठीक है, हम भारत में नहीं मिलना चाहते, हम मिलना चाहते पाकिस्तान में। और हमारे आयरन मैन को ये मंजूर नहीं था कि यार ऐसा कैसे, आप लोग हमारे देश के बीच में रहकर आप पाकिस्तान से मिलेंगे, तो ये तो आगे चलकर हमारी जो सुरक्षा की नजर से बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़ी खामी हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको रहना तो इंडिया में ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जब ये स्वतंत्र हो गए थे, हमने हैदराबाद इनको दे दिया, जब ये स्वतंत्र हो गए थे,
जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, और भारतीय पुलिस ने ऑपरेशन पोलो चलाया। स्वतंत्र भारत का पहला ऑपरेशन था ये, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला ऑपरेशन था 1948 में। स्वतंत्र भारत का पहला ऑपरेशन था ये, जब ऑपरेशन पोलो चलाया। और ऑपरेशन पोलो चला के हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है, हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया और उसे भारत में विलय कर लिया गया। कब हुआ ये? 1948 में, आजादी के एक साल बाद, करीबन करीबन एक साल बाद, ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत। और ऑपरेशन पोलो, ऐसा कहा जाता है कि ये पुलिस ने चलाया था, लेकिन पुलिस नहीं थी। पुलिस की वर्दी में कौन थी? सेना। सेना मतलब इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो चलाया था 1948 में, ठीक है, और हैदराबाद को भारत में मिलाया था, ठीक है। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में क्या सीन था? जम्मू कश्मीर में जो राजा थे वो थे राजा हरि सिंह, ठीक है, राजा हरि सिंह, जो कि हिंदू थे। इनके जो पीएम थे, जम्मू कश्मीर के उस समय के जो पीएम थे वो थे कौन? शेख अब्दुल्ला। इनको मिलना था भैया पाकिस्तान में, ठीक है। तो क्या हुआ, जम्मू कश्मीर, जो राजा हरि सिंह थे वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर आजाद रहे। जम्मू कश्मीर ना ही इंडिया में मिले ना पाकिस्तान में मिले। तो उन्होंने क्या करा कि जम्मू कश्मीर को आजाद छोड़ दिए। लेकिन जब पाकिस्तान ने देखा कि यार छोटी सी रियासत है, क्यों ना इस पे हमला करके अपना बना लिया जाए, तो उस गलत नियत से 1947 में इन्होंने जम्मू कश्मीर में हमला बोल दिया, ठीक है। और जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में हमला बोला, तब जो राजा हरि सिंह थे वो गए चाचा नेहरू के पास, ठीक है। जो हरि सिंह थे, जो राजा हरि सिंह थे, वो गए नेहरू जी के पास कि यार वो तो हमको मार रहे हैं, आप हमको बचा लो। तो नेहरू जी ने बोला कोई कोई बात नहीं, हम अपनी सेना भेज देते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था नहीं नहीं रुको, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो उन्होंने क्या करा कि पहले हरि सिंह से विलय पत्र साइन करवाया और कहा कि आप तो अकेला रहना चाहते थे, अब हमारे पास आए तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, विलय पत्र साइन करना पड़ेगा और यह लिखना पड़ेगा कि आप जो है पूरा कश्मीर, ठीक है, पूरा कश्मीर भारत को देते हैं। तो हरि सिंह को तो भैया जान प्यारी, उसने अपनी ट्रीटी पे साइन करा और जो जम्मू कश्मीर है उसे भारत को सौंप दिया। फिर भारत की सेना यहाँ से गई, तो भारत की सेना ने ताबड़तोड़ जो आतंक मचाया वहां पर, और कश्मीर को जो है वो भारत में मिला लिया, ठीक है। तो पाकिस्तान रोते रोते चला गया कहाँ? पाकिस्तान रोते रोते चला गया कहाँ? पाकिस्तान रोते चला चला गया यूएन में, ठीक है। यूएन में पाकिस्तान रोते रोते चला गया और वहां पर बोला कि यार इन्होंने तो हमको तूर दिया है और अब हमको बचा लो, ठीक है। तो वहां जाके क्या हुआ कि चाचा नेहरू ने इस बात को एग्री कर दिया कि जो सेना जहां पर है वो सेना वहां तक की सीमा हो गई है, ठीक है। तो तब से क्या हुआ कि जो ये पीओके का इतना हिस्सा है, ये जो कश्मीर का आप जो देख रहे हैं आज का जो पीओके है, ठीक है, वो चला गया पाकिस्तान में। कायदे से पूरा जो कश्मीर था वो हरि सिंह ने भारत के नाम करा था। लेकिन उस समय हमारी गलती बोले या क्या बोले कि हम यूएन में चले गए, वहां पे हमने जो है वो बात मान ली और पीओके को पाकिस्तान में रहना पड़ा। बहुत जल्द वो ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो जम्मू कश्मीर था, ठीक है, जम्मू कश्मीर कैसे आया? विलय पत्र से, ठीक है। जम्मू कश्मीर कैसे आया हमारे पास? विलय पत्र के द्वारा। हैदराबाद कैसे आया था? हैदराबाद कैसे आया था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो पुलिस ने चलाया हुआ था, लेकिन पुलिस की वर्दी में वहां पे इंडियन आर्मी थी, ठीक है। अब एक बात बच रही थी जूनागढ़, ठीक है। तो जूनागढ़ भाई साहब बोले कि यार हम भी जो है पाकिस्तान से मिलेंगे। जूनागढ़ के जो राजा थे वो राजा थे मुस्लिम, ठीक है। और जो यहाँ पर बहुल जनसंख्या थी वो थी हिंदू लोगों की, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो जब भारतीय आर्मी जूनागढ़ गई, ठीक है, तो वहां से पाकिस्तान वाले भी आए और जूनागढ़ और ये जो गुजरात में ये यहाँ देखिए, यहाँ पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी दोनों आमने सामने हुई। तो जब बात हुई कि भैया खून खराबा नहीं करते, तो हम तो पहले ही होशियार, खून खराबा नहीं करते, हम जन्म संग्रह करा लेते कि यार किसको कहाँ रहना है। तो जब जन्म संग्रह हुआ, ठीक है,
जब जनमत संग्रह हुआ तो जनमत संग्रह से ये निश्चित हुआ कि हम भारत में रहना चाहते हैं। जो जूनागढ़ की जनता वो ये चाहती थी कि हम भारत में रहना चाहते हैं, और इस तरह से जो जूनागढ़ था वो भी भारत में विलय हो गया। तो जो तीन रियासतें थी, कौन कौन सी तीन रियासतें थी अलग, एक कौन सी, JNK, ठीक है, एक कौन सी, हैदराबाद, ठीक है, और एक कौन सी आपकी जूनागढ़, ठीक है। तो JNK कैसे आई भैया, विलय पत्र से। विलय पत्र से हरि सिंह जी ने हमें विलय पत्र दिया और जम्मू कश्मीर हमें सौंपा। हैदराबाद वाले तो भैया मान नहीं रहे थे उस समय, तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा और हैदराबाद को भारत में विलय कराया। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह से जूनागढ़ था वो हमारा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा 1947 का ये मैप देखिए, जिसमें आप देखेंगे कि हैदराबाद अलग है, ठीक है, कश्मीर अलग है, यहाँ जूनागढ़ भी अलग था, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग थे और एक सूत्र में हम जो हमारे आयरन मैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने हमें एक सूत्र में पिरोया, ठीक है, और आज का भारत का, नए भारत का निर्माण करा। उस समय एक जो खंड खंड भारत था उसको भी एक किया, और आज हम जो हैं जिस स्वरूप में हैं, हमको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहिए वीपी मेनन साहब को, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए हमारे आयरन मैन को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि इनकी वजह से जो है एक सूत्र में हमारा भारत बना। और जो लॉर्ड माउंट बेटन थे उस समय के, वो भी भारत की हितों की रक्षा चाहते थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर बहुत मदद करी, और आज का जो भारत था, इंडिपेंडेंट भारत, उस समय जो खंड खंड था वो एक हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज आर्टिकल आर्टिकल माफ कीजिएगा, आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 संविधान का, और कैसे हमने देखा कि जो खंड खंड भारत था वो एक भारत कैसे हुआ, आजादी के समय कैसा भारत था और आज कैसा भारत कैसे हुआ, ठीक है। अखंड भारत से आज का भारत कैसा हुआ। आर्टिकल 1 में हमने क्या देखा कि भारत राज्यों का संघ है, कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। 2 में हमने क्या देखा कि अगर संसद चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जिससे हमने सिक्किम को मिलाया, गोवा को मिलाया, ठीक है। आर्टिकल 3 में हमने क्या देखा, आर्टिकल 3 में हमने ये देखा कि संसद जब संसद जब चाहे राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, उनका नाम चेंज कर सकती है, उनका क्षेत्रफल चेंज कर सकती है, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दिए। सॉरी। और आर्टिकल 4 में हमने क्या देखा कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पर काम चल रहा हो तो राष्ट्रपति उसमें बाधा नहीं डाल सकते, ठीक है। राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है कि वो किसी भी कानून में जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 चल रहा हो तो वो बाधा नहीं डाल सकते। तो इस तरह से हमने आज जो है पॉलिटी के पहले लेक्चर में ये सब पढ़ा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कीजिएगा और शेयर तो करना ही है, ठीक है। और इसी तरह से मैं, हाँ, आगे आपकी पॉलिटी की क्लासेस आती रहेगी। अभी हमको पॉलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे राज्यों का वर्गीकरण कैसे हुआ, हम नेक्स्ट में वो पढ़ेंगे कि राज्यों का जो वर्गीकरण है वो कैसे हुआ, हमारे देश में राज्य अलग अलग कैसे बटे, ठीक है, वो हमको पढ़ना है। वो भी हमारे पॉलिटी के पहले भाग के अंतर्गत है, लेकिन 1 से 4 अनुच्छेद जो हमने पढ़े वो हमारे आज 4 अनुच्छेद पूरे हो गए हैं। उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है राज्यों का वर्गीकरण कैसे हुआ वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, ठीक है। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम और अपने आप को बेटर कर पाए, ठीक है। हमारा एक विजन है कि हम जो कंपटीशन एग्जाम्स की जो कंटेंट है, कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है, वो हम मुफ्त में ही कराएं, ठीक है। कम से कम पैसों में, या कहें तो मुफ्त में ही हम सबको शिक्षा दें, और शिक्षा से ही, शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा होए, और हमारे देश में शिक्षा की कोई कमी नहीं रहे, ठीक है। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।